सोचो तुम एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की को पटाते हो। वो इतनी शर्मीली होती है कि मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती, लेकिन इसके बाद भी तुम उसे टहलाते घुमाते हो, शॉपिंग कराते हो। पर फिर एक आध दो हफ्ते बाद वही लड़की तुमसे आकर बोलती है, ए चिकने चलता क्या। देखो यार, एक चीज क्लियर कर दूं कि इस लिस्ट के सारे कैरेक्टर्स गे नहीं हैं। कुछ बाइसेक्सुअल हैं, कुछ लेस्बियन हैं और कुछ गे हैं। इसीलिए हम इन कैरेक्टर्स को सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि हम जानेंगे कि इनकी आइडेंटिटी कब और कैसे स्टैब्लिश हुई, रिलेशनशिप कैसे डेवलप हुई और कुछ केसेस में राइटर्स ने पुराने कैरेक्टर्स में बाद में किस तरह एक नया लेयर ऐड कर दिया। तो सबसे पहली है हमारी हार्ली क्विन। हार्ली का केस बाकी कैरेक्टर से थोड़ा अलग है, क्योंकि जब वो ऑडियंस के सामने आई थी तब उसकी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा कनेक्शन जोकर के साथ था। 1990s के बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज में हार्ली एक साइकियाट्रिस्ट से जोकर की पार्टनर इन क्राइम बनने वाली कैरेक्टर थी। कॉमिक्स में भी जोकर के साथ उसका रिलेशनशिप उसकी अर्ली आइडेंटिटी का मेजर पार्ट बना रहा, लेकिन पॉइजन आइवी के साथ उसकी दोस्ती धीरे धीरे कुछ और बनने लगी। ये ऐसा नहीं था कि एक इशू में राइटर ने सोचा कि अब इन दोनों को करीब लाकर ऑडियंस का थोड़ा मनोरंजन किया जाए। दोनों के बीच अट्रैक्शन अलग अलग कॉमिक्स और अडेप्टेशन में बिल्ड किया गया। इन दोनों की रिलेशनशिप जरूरी इसलिए भी थी क्योंकि इससे हार्ली की कैरेक्टर आइडेंटिटी जोकर से अलग होने लगी, और यहाँ सेक्सुअलिटी को भी एक्यूरेटली लेवल करना जरूरी है। हार्ली को जनरली बाइसेक्सुअल कैरेक्टर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है, इसीलिए उसको सिंपली गे बोल देना सही नहीं होगा। उसकी स्टोरी का पॉइंट ये नहीं है कि जोकर के साथ जो भी हुआ था वो फेक था और आईवी के साथ बाद में जो हुआ वो रियल हो गया। कैरेक्टर को अलग अलग रिलेशनशिप और अट्रैक्शन के थ्रू एक्सप्लोर किया गया है। अब आते हैं बैटवुमन पर। केट केन को डीसी ने मॉडर्न वर्जन में ओपनली लेस्बियन कैरेक्टर के रूप में एस्टैब्लिश किया। इसी वजह से उसे सिर्फ महिला बैटमैन बनाना पॉसिबल नहीं था। उसका नाम बैटवुमन है, वो गौतम में ऑपरेट करती है, बैट फैमिली से कनेक्टेड है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ और मोटिवेशन ब्रूस वेन की कॉपी नहीं है। मैगी शॉयर के साथ केट का रिलेशनशिप उसकी पर्सनल स्टोरी लाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, और कॉमिक्स ने केट को अपनी रिलेशनशिप, फैमिली और सुपर हीरो करियर के बीच डिसीजन लेने वाले कैरेक्टर के रूप में डेवलप किया। इस कैरेक्टर को राइटर्स ने उसकी सेक्सुअलिटी को सिर्फ एक एक्स्ट्रा फैक्ट की तरह नहीं रखा। इसीलिए जब तुम बैटवुमन को बैट फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो वो सिर्फ महिला बैटमैन नहीं बन जाती। उसका फैमिली बैकग्राउंड, मिलिट्री हिस्ट्री, रिलेशनशिप चॉइसेस और गौतम के साथ कनेक्शन उसको सेपरेट कैरेक्टर बनाता है। फिर आता है जॉन केंट। भैया सुपरमैन का कुपुत्र है। ये लौंडा गे नहीं है, बाइसेक्सुअल है, और जब उसकी बाइसेक्सुअलिटी स्टैब्लिश हुई तो उसका रिलेशनशिप जे नाकामुरा के साथ डेवलप हुआ। डीसी ने सुपरमैन सन ऑफ काल सीरीज में जॉन की पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर किया। ये केस इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि लेगेसी कैरेक्टर के साथ राइटर्स को एक प्रॉब्लम होती है। जब तुम किसी नए कैरेक्टर को क्रिएट करते हो तो उसकी पर्सनालिटी, बैकग्राउंड और आइडेंटिटी सब स्टार्टिंग से डिजाइन कर सकते हो, लेकिन जॉन केंट पहले से ही सुपरमैन माइथोलॉजी के बीच खड़ा है, तो राइटर्स को उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसको सिर्फ यंग सुपरमैन बनाने से आगे ले जाना पड़ता है, और उसकी फ्रेंडशिप, पॉलिटिक्स, सुपर हीरो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी और जे के साथ रिलेशनशिप इसी प्रोसेस का पार्ट है। थोड़ा मार्वल की तरफ चलते हैं, और यहाँ आइसमैन का केस काफी अलग है। बॉबी ड्रेक मार्वल के मेजर एक्समैन कैरेक्टर्स में से एक है। ओरिजिनली एक्समैन लाइनअप का पार्ट होने की वजह से वो कई सालों तक कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता रहा। रीडर्स ने उसको अलग अलग टीम्स में देखा, अलग रिलेशनशिप दिखे और उसकी पर्सनालिटी को मल्टीपल राइटर्स के थ्रू डेवलप होते देखा, लेकिन उसकी सेक्सुअलिटी ओपनली गे होने की बहुत बाद में आई। 2015 में ऑल न्यू एक्समैन इशू 40 में यंगर बॉबी को रियलाइज होता है कि वो गे है, और वो पहली बार इस बात को ओपनली एक्सेप्ट करता है। मार्वल ने इस डेवलपमेंट को ऑफिशियली अपनी प्राइड हिस्ट्री में भी डॉक्यूमेंट किया है, लेकिन जब राइटर ने उसकी सेक्सुअलिटी को ओपनली स्टैब्लिश किया तो सवाल ये उठा कि अब उसकी पुरानी स्टोरीज को कैसे देखा जाए। कॉमिक्स ने इसको यंगर बॉबी और उसके एडल्ट वर्जन के बीच बातचीत के थ्रू एक्सप्लेन किया। यंगर बॉबी पहले रियलाइज करता है कि वो गे है और फिर एडल्ट बॉबी से इसके बारे में बात करता है। उसके बाद आइसमैन को सोलो सीरीज भी मिली जहां उसकी लाइफ और रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर किया गया। मार्वल के अकॉर्डिंग आइसमैन 2017 की सोलो सीरीज में लीड गे कैरेक्टर के रूप में सेंटर में था। अब विक्कन की बात करते हैं। बिली कैप्लन यानी विक्कन यंग अवेंजर का मेजर पार्ट है, लेकिन बिली की पर्सनल स्टोरी का सबसे रिकॉग्नाइजेबल पार्ट आता है टेडी अल्टमैन यानी हल्कलिंग के साथ रिलेशनशिप। दोनों यंग अवेंजर के स्टार्टिंग मेंबर थे और उनकी केमिस्ट्री फर्स्ट सीरीज से ही बिल्ड होती रही। विक्कन का कैरेक्टर सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि वो गे सुपर हीरो है, उसका रिलेशनशिप हल्कलिंग के साथ यंग अवेंजर माइथोलॉजी का एक्चुअल पार्ट बन गया है। दोनों की रिलेशनशिप 2015 के यंग अवेंजर से स्टार्ट होती है, फिर अलग अलग स्टोरीज में डेवलप होती है, और एम्पायर के टाइम तक दोनों मैरिड कपल बन चुके होते हैं। अगला नाम है टिम ड्रेक का। रॉबिन का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में डिक ग्रेसन या जेसन टॉड आता है, लेकिन टिम ड्रेक की बैटमैन माइथोलॉजी में अपनी सेपरेट पोजीशन है। इसीलिए जब मॉडर्न डीसी कॉमिक्स में टिम की बाइसेक्सुअलिटी एस्टैब्लिश हुई तो लोगों का रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था। टिम ड्रेक को गे बोलना यहाँ भी टेक्निकली सही नहीं है। डीसी ने उसको बाइसेक्सुअल कैरेक्टर के रूप में एस्टैब्लिश किया और बर्नार्ड डॉट के साथ उसका रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। अब लिस्ट का आखिरी नाम नॉर्थ स्टार का है। ये नाम मैंने आखिरी में रखा क्योंकि उसकी स्टोरी तुम्हें मॉडर्न LGBTQ+ सुपर हीरो रिप्रेजेंटेशन
एडेप्टेशन की हिस्ट्री से काफी अर्ली स्टेज तक ले जाती है। जीन पॉल बॉवियर यानी नॉर्थ स्टार मार्वल के अल्फा फ्लाइट का मेंबर था। उसकी सेक्सुअलिटी कैरेक्टर के अर्ली हिस्ट्री में ओपनली अनाउंस नहीं की गई थी, लेकिन क्रिएटर जॉन बर्न ने कैरेक्टर को गे माना था, क्योंकि दिक्कत ये थी कि उस टाइम गे सुपर हीरो को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करना अलाउड नहीं था। लेकिन फिर 1992 में अल्फा फ्लाइट इशू 106 में नॉर्थ स्टार ने अपनी सेक्सुअलिटी रिवील की। यहाँ एक और चीज जानना जरूरी है कि गे, बाइसेक्सुअल और LGBTQ+ एक ही नहीं है। गे का मतलब सेम जेंडर के लोगों की तरफ रोमांटिक या सेक्सुअल अट्रैक्शन होना है। बाइसेक्सुअल का मतलब एक से ज्यादा जेंडर की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। LGBTQ+ अलग अलग कैटेगरी है जिसमें डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटीज इंक्लूड होती हैं। एक और चीज जो कॉमिक्स के केस में समझना जरूरी है वो है अडेप्टेशन। कॉमिक्स कैनन और अडेप्टेशन कैनन को ऑटोमेटिकली सेम नहीं माना जा सकता। एक कैरेक्टर कॉमिक्स में किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी या रिलेशनशिप के साथ इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मूवी, टीवी सीरीज या एनिमेटेड शो उस कैरेक्टर की स्टोरी को अलग डायरेक्शन में ले जा सकती है। एक्चुअली मार्वल और डीसी के कैरेक्टर को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि उनको फिक्स बायोग्राफी की तरह मत देखो। सुपरमैन का एक वर्जन कॉमिक्स में कुछ और करेगा, एनिमेटेड यूनिवर्स में कुछ और, लाइव एक्शन मूवी में कुछ और। बैटमैन के मल्टीपल वर्जन्स हैं, स्पाइडरमैन के मल्टीपल वर्जन्स हैं। सेम रूल पर्सनल आइडेंटिटी और रिलेशनशिप पर भी अप्लाई होता है। मेन कंटिन्यूटी में जो हुआ वो एक स्पेसिफिक कैनन का पार्ट है। अल्टरनेट यूनिवर्स, एडेप्टेशन या रीबूट में राइटर्स अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर तुम इन कैरेक्टर को सिर्फ एक लिस्ट की तरह देखोगे तो तुम्हें सिर्फ नाम मिलेंगे, लेकिन अगर इनकी पब्लिकेशन हिस्ट्री देखो तो हार्ली की आइडेंटिटी जोकर से अलग डेवलप होती है। केट केन को ओपनली लेस्बियन सुपर हीरो के रूप में बिल्ड किया गया। जॉन केंट अपने फादर के शैडो के बाहर अपनी बाइसेक्सुअल आइडेंटिटी के साथ इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बन रहा है। कहने का मतलब सिर्फ ये मत देखो कि कौन गे है या बाइसेक्सुअल या LGBTQ कैटेगरी में आता है। सवाल ये है कि राइटर ने उस आइडेंटिटी को कैरेक्टर की एग्जिस्टिंग स्टोरी के साथ कैसे फिट किया, रिलेशनशिप को कितना इंपॉर्टेंट बनाया और डिफरेंट कंटिन्यूटीज ने इस कैरेक्टर को कितना चेंज किया। खैर ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। अगर तुम्हें पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं।